द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज 19 सितंबर है और 19 सितंबर के करंट अफेयर्स क्विज में देखते हैं कि आज क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि निम्न पर विचार करें कि यह भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। दूसरा है कि यह भारतीय जंगलों में सबसे आम हिरण प्रजाति है। तीसरा है कि इसके ऊपरी भाग का रंग लाल, भूरा और पेट का भाग सफेद होता है। और चौथा है कि इसे IUCN रेड लिस्ट के तहत सबसे कम चिंताजनक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस हिरण प्रजाति का सही वर्णन करता है? तो ये है चीतल। चीतल के बारे में ये बताया जा रहा है। तो चित्तीदार हिरण या चीतल भारतीय जंगलों में सबसे आम हिरण प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम एक्सिस एक्सिस है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है और यह एशिया में व्यापक रूप से वितरित है, विशेष रूप से भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान में एक छोटे समूह में। अगला प्रश्न है कि हौथियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे यमन में एक ईरान समर्थित शिया मुस्लिम सैन्य और राजनीतिक आंदोलन है। दूसरा है कि हौथी आंदोलन मध्य पूर्व में स्वायत्तता बनाए रखने और पश्चिमी प्रभाव का विरोध करने के प्रयास के रूप में शुरू हुआ। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ये दोनों सही है। हौथी, जिनको आधिकारिक तौर पर अंसार अल्लाह के रूप नाम से जाना जाता है, ये यमन में एक ईरान समर्थित शिया मुस्लिम सैन्य और राजनीतिक आंदोलन है। इसके सदस्य जो शिया इस्लाम के अल्पसंख्यक जैदी संप्रदाय को मानते हैं, उत्तरी यमन में जैदियों के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की वकालत करते हैं। चर्चा में इसलिए आया है कि यमन के जो हौथी विद्रोही हैं, हाल ही में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है जो इजराइल के व्यस्ततम वाणिज्य केंद्र तेल अवीव के निकट गिरी। इस वजह से ये चर्चा में हौथियों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना का घटक नहीं है? तो ये बाजार हस्तक्षेप योजना, ये उसका घटक नहीं है। बाकी तीनों उसके घटक हैं, यानी मूल्य समर्थन योजना, निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना का पायलट और मूल्य न्यूनता भुगतान योजना, ये सब उसके घटक हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कृषि में PM आशा मूल्य समर्थन योजना को 2025-26 के लिए बढ़ा दिया है। इस वजह से ये चर्चा में है। PM आशा उसी को शॉर्ट में कहते हैं। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना को PM आशा कहते हैं। यह एक व्यापक योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। PM आशा के 3 घटक हैं और राज्य अपनी इच्छाओं और इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। और ये 3 घटक यही है: मूल्य समर्थन योजना, निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजनाओं का पायलट और मूल्य न्यूनता भुगतान योजना। ये तीनों उसके घटक हैं। अगला प्रश्न है कि रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट REIT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। REIT वे कंपनियां हैं जो विभिन्न संपत्ति क्षेत्रों में आय, उत्पादन, अचल संपत्ति का स्वामित्व रखती हैं या उसका वित्त पोषण करते हैं। दूसरा है कि अधिकांश REITs का स्टॉक की तरह सार्वजनिक रूप से कारोबार होता है और जो उन्हें पारंपरिक रियल एस्टेट निवेशों के विपरीत अत्यधिक तरल बनाता है। और तीसरा है कि भारत में REIT के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए कम से कम 50% निवेश ऐसी रियल एस्टेट संपत्तियों में किया जाना चाहिए जो राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम हो। उपरोक्त कथन में कितने सत्य हैं? संख्या पूछ रहे कि 3 हैं तो उनमें से कितने सत्य हैं? तो आंसर है कि 2 सत्य हैं और 1 गलत है। इसमें समझ लें कि REIT जो है वे कंपनियां हैं जो विभिन्न संपत्तियों को आय, उत्पादक, अचल संपत्ति का स्वामित्व रखती हैं और उनका वित्त पोषण करती हैं। और दूसरा है कि ये निवेशकों को अपने धन को एकत्र करने और विभिन्न रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति देते हैं। ये दोनों सही हैं, बाकी गलत हैं। अगला है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित एक वैधानिक बोर्ड है। दूसरा है कि यह वन्यजीव संरक्षण से संबंधित मामलों पर सरकार के निर्णयों का मार्गदर्शन करने और संरक्षित क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए अनुमोदन जारी करने के लिए जिम्मेदार है। और तीसरा है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। कितने कथन सत्य हैं ये बताना है, तो केवल 1 कथन सत्य है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत यह गठित है
यानी कि ये पहला जो है वो गलत है। और यह वन्यजीव संरक्षण से संबंधित मामलों पर सरकार के निर्णयों में को मार्गदर्शन करने और संरक्षित क्षेत्रों की में परियोजनाओं के लिए अनुमोदन जारी करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये दूसरा सही है, पहला और तीसरा गलत है। अगला प्रश्न है कि नागा राजा मिर्च के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह अपनी अत्यधिक तीक्ष्णता के लिए जाना जाता है और दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक है। दूसरा है कि इसे भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये केवल ये दोनों सही हैं। हाल ही में नागालैंड के सेइहामा गांव में नागा किंग चिली यानी कि राजा मिर्ची उत्सव का तीसरा संस्करण मनाया गया। यह सोलानेसी परिवार के कैप्सिकम वंश से संबंधित है। इसे राजा मिर्चा, भूत जोलोकिया और घोस्ट पेपर के नाम से भी जाना जाता है। यह मसाला विश्व स्तर पर अपनी अत्यधिक तीक्ष्णता के लिए प्रसिद्ध है, जो 1 मिलियन स्कॉविल हिट यूनिट से अधिक है। यह दुनिया की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक है। नागा लोग के लिए इस राजा मिर्च का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। इसे 2008 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। एनपीएस वात्सल्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह भारत के नाबालिग नागरिक पर लागू है और दूसरा है कि इसे भारतीय पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित विभिन्न उपस्थिति केंद्रों के माध्यम से खोला जाता है और तीसरा है कि इस योजना के अंतर्गत नाबालिग के खातों में जमा राशि को तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक कि वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो ये केवल सिर्फ 2 यानी कि 3 में से 2 सत्य हैं। तो ये सभी नाबालिग यानी कि 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उसके लिए पात्रता है। भारत के नाबालिग जो नागरिक हैं उन पर लागू होता है। और दूसरा है कि बच्चे और माता पिता दोनों भारतीय नागरिक होने चाहिए। सभी पक्षों को अपने ग्राहक को जानो आवश्यकता यानी केवाईसी आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए। और तीसरा है कि खाता नाबालिग के नाम पर खोला जा सकता है और माता पिता या अभिभावक द्वारा संचालित किया जा सकता है। नाबालिग लाभार्थी होगा। इसमें ये गलत है कि इसमें 18 वर्ष की आयु जब तक प्राप्त नहीं हो जाती तब तक नहीं निकाला जा सकता। इसमें व्यवस्था है कि लगभग 25% तक का आप निकासी कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याओं के आने पर आप कुछ धन आप निकाल सकते हैं। तो पहला और दूसरा सही है, ये तीसरा गलत है। इसलिए सिर्फ 2 आंसर है कि 1 और 2 सही हैं। अगला है कि बायो राइड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इसे भारत में नवाचार को बढ़ावा देने और जैव उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा है कि इसे 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। कौन कौन सा सही है? तो ये दोनों सही हैं। यानी कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ये डिजाइन किया गया है और 21-22 से 25-26 तक की अवधि के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है बायो राइड योजना। उसका डिटेल आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इसमें पुनः प्रयोज्यता और मॉड्यूलर हरित प्रणोदन प्रणाली होगी और दूसरा है कि इसे पृथ्वी के निचली कक्षा तक 300 टन की अधिकतम पेलोड क्षमताओं के लिए विकसित किया जाएगा। कौन कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है। तो इसको समझ लें कि हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगली पीढ़ी के लिए प्रक्षेपण यान यानी NGLV के विकास को मंजूरी दी, जिसमें वर्तमान पेलोड क्षमता से 3 गुना अधिक क्षमता होगी और LVM-3 की तुलना में लागत 1.5 गुना अधिक होगी और इसमें पुनः प्रयोज्यता भी होगी, जिसके परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष तक कम लागत में पहुंच और मॉड्यूलर हरित प्रणोदन प्रणाली उपलब्ध होगी। NGLV का विकास किया जा रहा है, जिसे पृथ्वी की निचली कक्षा तक अधिकतम 30 टन पेलोड ले जाने की क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें पुनः प्रयोज्य प्रथम चरण भी है। तो ये 30 टन है, न कि 300 टन है। तो ये पहला सही है, बाकी दूसरा गलत है।
अंतिम प्रश्न है कि वीनस ऑर्बिटर मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इसका उद्देश्य शुक्र की सतह और उसके वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव को समझना है, और दूसरा है कि इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा। कौन कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है, इसको भी समझ लें। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटर मिशन का विकास को मंजूरी दी। इसकी परिकल्पना एक वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान को शुक्र की कक्षा में स्थापित करने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य शुक्र की सतह और उपसतह वायुमंडलीय प्रक्रियाओं और शुक्र के वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझना है। शुक्र ग्रह के परिवर्तन के अंतर्निहित कारणों का अध्ययन, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कभी रहने योग्य था और पृथ्वी के काफी समान था, और शुक्र और पृथ्वी दोनों बहन ग्रह के विकास को समझने में एक अमूल्य सहायता होगी। तो ये केवल पहला सही है कि शुक्र के लिए है, बाकी दूसरा ये नहीं है, क्योंकि यह एक भारत का अपना मिशन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, इसरो का है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का क्विज का अपडेट। इसी ढंग के अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।